नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, लेकिन जहां अलायंस सीट शेयरिंग और पीएम फेस के मुद्दों पर उलझा है, वहीं बीजेपी मंदिर, लाभार्थी, युवा ब्रिगेड जैसे मसलों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी इस बार राम मंदिर के मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने जा रही है। इसके ऊपर विपक्ष के जो भी दल इस राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को ही बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। उधर विपक्षी गठबंधन में संयुक्त प्रचार की रणनीति पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। 2024 के सफर में सभी विपक्षी दल अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब कांग्रेस ने 2024 के लिए पदयात्रा पर दांव चला है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। 14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6,200 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। लेकिन ये कांग्रेस का निजी कार्यक्रम है, इसमें विपक्षी एकता कहीं नजर नहीं आती। सीट शेयरिंग और पीएम फेस का मुद्दा अभी भी गठबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस ने 2024 के लिए पदयात्रा का दांव चला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर चुके हैं। इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ये यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू कर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त करेंगे। कई राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6,200 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, कुछ पूंजीपतियों के बढ़ते साम्राज्य जैसे आर्थिक मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। राहुल की यात्रा की शुरुआत करीब साल भर से अशांत मणिपुर से हो रही है। ऐसे में तय है कि राहुल बीजेपी सरकार पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाएंगे, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसे बीजेपी ने 2024 के लिए भी सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी इस बार राम मंदिर के मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने जा रही है। इसके ऊपर विपक्ष की जो भी दल इस राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को ही बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में बीजेपी है। इसी कड़ी में पार्टी अगले साल से राम मंदिर को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखने के निर्देश दिए और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की योजनाओं से जुड़े हर डेटा को भी लगातार शेयर करने को कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि विपक्ष का जो निगेटिव प्रचार है, उसका जवाब भी पॉजिटिव अंदाज में देना होगा। 2024 में जीत तय करने के लिए बीजेपी ने हर एक संसदीय क्षेत्र में 30 जनवरी से पहले लोकसभा चुनाव ऑफिस खोलने का फैसला किया है। सभी लोकसभा क्षेत्र में खुलने वाले ये बीजेपी के चुनाव ऑफिस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के पहले ही काम करना शुरू कर देंगे और चुनाव प्रचार सामग्री समेत उस संसदीय क्षेत्र की चुनावी तैयारियों, बैठकों और सभी गतिविधियों का केंद्र रहेंगे।
बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को 2 दिन की बैठक में 10% वोट शेयर बढ़ाने यानी ओवरऑल 50% मत पाने और बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का फोकस नए वोटर्स पर रहेगा। नए मतदाताओं को लेकर सम्मेलनों की शुरुआत 24 जनवरी से युवा मोर्चा करेगा। बीजेपी युवा मोर्चा पूरे देश में 5000 सम्मेलन करेगा। वहीं विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग और पीएम फेस के मुद्दे पर उलझा हुआ है। विपक्षी गठबंधन में इतनी गांठें हैं कि एक को खोलो तो दूसरी सामने आ जाती है। गठबंधन की गांठों को खोलने के लिए अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गांठ जस की तस है। एक को मनाया जाता है तो दूसरे के रूठने की खबर आ जाती है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव इस सुझाव से नाराज हो गए। अब शरद पवार ने भी खड़गे के नाम पर नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ पीएम चेहरे को लेकर खींचतान है तो वहीं सीटों का बंटवारा भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान भी हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस, एमपी में सपा कांग्रेस के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देगी, इसका जवाब भी खोजा जाना है। यूपी में सपा की काट के तौर पर कांग्रेस बीएसपी को साथ लाने का दाव चल रही है, लेकिन सपा इसके खिलाफ है। अब देखना है कि तमाम रस्साकशी के बीच विपक्षी गठबंधन 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 2024 की डगर, अपनी यात्रा और अपना सफर। बीजेपी इस बार राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं राहुल अब न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ कई विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत अनीता जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत प्रदीप सिंह जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता शिव कुमार दुबे जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत शिव कुमार जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीरज जैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। अनीता अग्रवाल जी, अमित शाह और जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी आज एक लंबी बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। दूसरे राज्यों पर भी तमाम दिग्गज नेता फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी मणिपुर से भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी अब मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अच्छी बात है, भारत भ्रमण होना चाहिए, पहले भी किया, अभी भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारे की चुनाव के मूड में हमारे यहाँ तो ये लोग खुद स्वयं कहते हैं, विपक्षी पूरा ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी 365 चुनाव के मूड में रहती है। तो हम लोग जब कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, जनता कार्यकर्ता के साथ जुड़ी हुई है, तो हमको तो बराबर साथ ही में इन लोग को भी चुनाव के समय जनता की याद आती है कि अब जनता से वोट लेने हैं तो उनके सामने जाएं, उनसे मिले। वैसे तो इनको कोई ना जनता के मुद्दों से मतलब है ना जनता से मतलब है। इनको केवल चुनाव के समय जनता याद आती है, थोड़े मुद्दे याद आते हैं, थोड़ा बोलना याद आता है। और जहाँ चुनाव खत्म होता है फिर वो अपने अपने ऑफिस में बैठने लग जाते हैं। फिर को जनता से कुछ लेना देना नहीं होता। तो जनता अच्छे से जानती है, जनता बहुत समझदार है। उनको ये समझाना कि मतलब कि जनता को अभी तक भी जनता ने बीजेपी का विश्वास है और भाजपा को जनता पे भरोसा है, वो आपको सामने दिखेगा, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं और ये जनता से दूर है और इसीलिए भ्रमण यात्रा निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जनता से संपर्क हो जाए। लेकिन ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगी जरा प्रदीप जी से। प्रदीप जी,
बीजेपी जनता के पास है और आप जनता से उतने ही दूर हैं, इसलिए भ्रमण यात्रा आप लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी अनीता अग्रवाल जी ने कहा कि वो तो 365 दिन एक्टिव रहते हैं, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि पिछले साल जब सर नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये समय लोकसभा चुनाव का है, ये यात्रा की टाइमिंग चुनावों से पहले ही आप लोग क्यों सेट करते हैं? समय है लोकसभा में पार्टी के प्रचार प्रसार का, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन अनीता अग्रवाल जी ने जो बात कही, आप ये देखिए जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो आपके नेताओं के नफरती बयान से जिस तरीके से समाज के बीच में एक नकारात्मक सोच पैदा हुई थी, उसके खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज जब न्याय यात्रा की बात हो रही है, श्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि न्याय यात्रा हम क्यों निकालने को मजबूर होते हैं। हम इसलिए निकालने को मजबूर होते हैं, जब किसान अपना हक मांग रहा होता है तो आप उसे देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं और उसकी राहों में आप कांटे बिछाते हैं। नौजवान जब रोजगार की बात कर रहा होता है तो उन पर आप लाठियां चला रहे होते हैं। और जब पहलवान जो देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा रहे होते हैं और जब वो न्याय की बात करते हैं तो आप दबदबेबाज ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए हम न्याय यात्रा की बात करते हैं, इसलिए श्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा की बात करते हैं। और यात्रा के माध्यम चलिए अब तो राहुल गांधी भी कुश्ती के दावपेच सीख रहे हैं। आज तो वो भी कुश्ती सीखते हुए नजर आए, वो भी पहलवानी सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए सर मुझे आप, प्रदीप सिंह जी, कि जहां राहुल यात्रा निकाल रहे हैं उनमें नॉर्थ के ज्यादातर राज्य तो वो हैं जिसमें इस साल 2023 की शुरुआत में ही चुनाव हुए, तब तो आप वहां गए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा ही निकालते रह गए। आप जोड़ते रह गए और बीजेपी सब राज्य धीरे धीरे से बटोर ले गई। निश्चित तौर पर आप जब ये बात कहेंगे तो आप अभी पिछले 5 राज्यों के चुनाव की बात कहेंगे। सर मैं 5 राज्यों की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ जो इस साल सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में हुए थे। उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। 5 राज्यों में से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर मैं 5 राज्यों की बात ही नहीं कर रही हूँ, 5 राज्यों में तो अभी चुनाव हुए हैं जहाँ तेलंगाना में आपकी सरकार बनी है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ, अभी तो सर साल बीता भी नहीं है, 5 दिन बाकी हैं, आप बड़ी जल्दी भूल गए चुनावों को। के लिए बंद हो गए। आप ये बताइए राहुल जी की यात्रा सीटों को बढ़ाने के लिए या इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए, इसलिए है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के चंगुल से इस देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों को बचाने के लिए है कि किसानों को अरे सर तो राज्य, अगर जो राज्य आपने खो दिए हैं उन राज्यों में आपकी सरकार होती तो न्याय दिलाने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती ना। आप तो राजगद्दी पर खुद बैठे होते, खुद मालिक होते, फिर तो आप किसी के साथ जिस तरीके का बर्ताव करेंगे वो तो सब आपके ऊपर था कि आप जनता को न्याय दिलाएंगे या क्या दिलाएंगे। अब तो राज्य आपके हाथों से खिसकते जा रहे हैं, तो पहले फोकस इस चीज पर भी तो सर करना चाहिए था ना आपको। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर कोई सरकार अराजक हो जाए तो सामने सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? इन पहलवानों के साथ इस देश के नेताओं को खड़ा नहीं होना चाहिए? अरे सर मैं पहलवानों की बात ही नहीं कर रही, मैंने शुरुआत कहाँ से की, आप पहलवानों पर पहुंच गए। आप पहला क्या चाहती हैं? आप सर सवाल समझ ही नहीं पाए। ठीक है सर, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नीरज जैन जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जैन जी, 2024 अब एकदम सामने है और ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकालने वाले हैं, इसको समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पिछली बार भी जब नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि राहुल गांधी वहां पर नहीं गए बल्कि भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहे और नॉर्थ ईस्ट के राज्य छिन गए कांग्रेस से। ठीक उसी तरीके से अब लोकसभा के चुनाव हैं, फोकस करना चाहिए लोकसभा के चुनावों पर, तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर अब वो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा, शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। देखिए रेशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है।
और इसको हम ये कहें कि ये न्याय यात्रा है, ठीक है, ये न्याय यात्रा उस कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन एक चीज तो है, ये पॉलिटिकल मैसेज है, ये भी प्रचार प्रसार का तरीका है, क्योंकि मणिपुर इज ए वेरी सेंसिटिव प्लेस, जहां पर इतना विभत्स कांड हुआ और भाजपा की सरकार है। मैं ये समझता हूँ इसलिए वहां से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है, और ये यात्रा कम और जरूरत से ज्यादा ये जो है, देखिए राजनीतिक प्रचार है। ये तो अच्छी बात है कि जो विंटर सीजन है दैट इज मच फेवरेबल टू राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी जब बड़े भयानक जाड़े में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और अब ये कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब चुनाव आते हैं तो इसी प्रकार के मुद्दे आते हैं और होना चाहिए। देखिए अब जैसे राम मंदिर का चल रहा है, अभी यही हम सुन रहे थे, न्यूज में आ रहा था कि अब राम मंदिर के मुद्दे को अब लेके चलेंगे बतौर यात्रा के, ठीक है। अब ये बताइए यात्रा कौन नहीं चलाता, सब चलाते, वो आखिर चुनाव के दौरान ही यात्राएं क्यों की है? मंदिर का अगर जो है, अनीता तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगी, सारे लोग आप भी जानती हैं कि मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, इतने साल नहीं बना, अब इधर चुनाव में ही क्यों बन रहा है? देखिए हम हर आदमी अपनी बहुत राजनीतिक उठा पटक करता है और उस मुद्दे को लेके चलता है जिससे उनको मैक्सिमम जो है अट्रैक्शन ऑफ पब्लिक मिले। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आप यात्रा निकाल लें, आप मंदिर, और मैं समझता हूँ मंदिर मुद्दे का विरोध शायद इस देश में रहने वाला कोई करेगा, मंदिर सबका है, भगवान सबके हैं, ठीक है। यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक है, न्याय यात्रा है, और अच्छा ये है कि देखिए ये प्रचार है पूरी तरह से जी, क्योंकि ठीक है। आप कह रहे हैं कि मंदिर सबका है, राम सबके हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही धोखा है। मैं जरा जवाब ले लेती हूँ इस पर। हमारे साथ शिव कुमार दुबे जी भी बैठे हुए हैं। शिव कुमार जी, ये टाइमिंग बड़ी गजब की होती है स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस तरह के बयान देते हैं। नहीं, आज आपका जो टॉपिक था वो कुछ अलग था। अभी लास्ट में आपने खास तौर पर समाजवादी पार्टी का जब नंबर आया तो आपने इसमें सर वो तो सारी बातों को लेकर हम देखिए, आप गठबंधन के साथी हैं ना, कुछ भी करेंगे, आप कुछ करेंगे कांग्रेस के ऊपर असर पड़ेगा, कांग्रेस कुछ करेगी आपके ऊपर असर पड़ेगा। ये जो 28 आपके दल हैं इसमें कोई कुछ भी करेगा तो एक दूसरे के ऊपर असर तो पड़ेगा। कोई अच्छा करेगा तो भी वाहवाही आपकी होगी, कोई खराब करेगा तो भी सवाल आप ही लोगों से पूछे जाएंगे, उसमें दिक्कत कहाँ है? नहीं, सवाल पूछना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्वामी प्रसाद मौर्य का डिबेट रखती तो उस हिसाब से होता, लेकिन अभी आपने जो स्टार्टिंग किया वो स्टार्टिंग आपने यात्रा सर किया। एक बात बताइए ना, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है, और राम के मुद्दे को जब बीजेपी ऐसे में भुनाने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में आप लोगों को भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। जनता का रुख किस तरफ है ये भी देखना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो क्या जनता उससे खुश होगी? आप मुझे ये बताइए। आप सुनना, बेरोक टोक सुनना आप मेरी बात को जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसको हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी बोल चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी बोल चुके हैं, हमारी माननीय सांसद महोदया डिम्पल यादव जी बोल चुकी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल चुके हैं। एक दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो नकली बुद्धिस्ट हैं, ऐसे जो जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो निश्चित तौर पर सनातन धर्म को गाली देने का प्रचार करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो फिर आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ है सर? और आपने तो बकायदा प्रमोशन भी कर दिया था पिछली बार, उनका डिमोशन तो हुआ नहीं। अभी इसी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं जानता हूँ आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है। अभी आप यही सर, आप तो मुझे लगता है बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं सर। मेरी भी कुंडली देख लीजिएगा, भेज दूंगी आपको। क्योंकि रात दिन में इसी चीज से भुगत रहा हूँ आप लोगों के सवाल से, इसलिए मैं जानता हूँ। आपको सवाल ही यही रहते हैं, इसके लिए कोई ज्योतिषाचार्य तो आप जवाब तैयार करके आइएगा ना, इतना क्यों भागते हैं सवालों से? प्रोफेसर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, थोड़ा और उसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब आप आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर मीडिया इतना तूल ना दे तो वो शख्स कभी भी इतनी बात ना कहे, ठीक है। हमारी पार्टी में एक बार मना किया, उस दिन मैं जब ब्राह्मण महासम्मेलन था उसमें भी मना किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि भाई
हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं कि कोई भी किसी भी धर्म या जात के विशेष बारे में नहीं ठीक है बोलेगा। सर, लेकिन आपको नुकसान तो उठाना पड़ सकता है ना लोकसभा चुनाव में, तो फिर उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया और क्यों उनको नहीं रोका गया कि बार बार क्यों वो इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं? खामियाजा तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा ना सर। और हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं, माननीय प्रमुख महासचिव, उन्होंने एक बात कहा था, शायद आप लोगों ने उनकी एक बात को कोट नहीं किया कि जब सुंदर जी की बारात निकलती है तो उसमें टेढ़े मेढ़े लोग आ ही जाते हैं। तो ये राजनीति का इतना बड़ा अखाड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी में भी टेढ़े मेढ़े लोग हैं, कांग्रेस में भी टेढ़े मेढ़े लोग हैं, और हमारे यहाँ भी शायद इक्का दुक्का लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं जो जिनके कारण कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती है। कहीं किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का समाजवादी पार्टी का कोई इरादा नहीं है और ना इसमें हम विश्वास रखते हैं। अब मुझे पता था कि अनीता अग्रवाल जी जरूर कहेंगे कि मैं इस पर कुछ जवाब देना चाहती हूँ। 2024 का मंच तैयार और अब की बार किसकी सरकार, लगातार इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर राहुल गांधी अब न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठा रही है और कहीं ना कहीं कह रही है कि देखो हमने राम मंदिर बनवा दिया। कांग्रेस वाले पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तारीख भी बता दी गई है। और इससे पहले अनीता अग्रवाल जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, अभी हमारे दुबे जी ने बोला है कि राम के साथ सब ये वही पार्टी है जिन्होंने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पे, और ये वही पार्टी है। और दूसरी जो हमारे बलदीप भाई बैठे हैं, जो वही पार्टी है जो राम का अस्तित्व कहती है, राम का अस्तित्व कहाँ है, राम काल्पनिक है। आज ये राम को भले कह रहे राम हमारे, हम तो कहते राम सबके, हम तो वसुदेव कुटुंबों वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन यही लोग राम जी पे सवाल उठाते थे। और नीरज भाई ने अभी एक बात कही थी कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा है, तो इन्होंने यही डेट क्यों निश्चित की है। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद तभी बनने में थोड़ा समय लगता है। ये कहा था कि 24 अभी भी पूरा नहीं बना है, लेकिन फिर भी काफी कुछ बन गया। मैं भी 2-3 दिन पहले गई थी, तो 24 इसलिए कि 1-1.5 साल में वो बन जाएगा, थोड़ा तैयार, इसलिए 24 की डेट दी थी। चुनाव के मोड़ को लेकर नहीं दी थी, क्योंकि अच्छा एक ही राजनीतिक दल ऐसा है जो कि राम के नाम पे खड़ा था। हिंदू परिषद का ये मुद्दा था, पब्लिक का मुद्दा था, लेकिन एक ही राजनीतिक दल पूरी तरीके से राम मंदिर के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। लास्ट चाहे हमने तो पहले कहा कि हम लोग दो हमारे सांसद हुआ करते थे, क्या हमारे सरकार में रहे हो या ना रहे हो, लेकिन राम को हमने कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे। और राम सबके है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, पर ये लोग ही नहीं मानते हैं। ये लोग राम का अस्तित्व मांगते हैं, राम काल्पनिक है कहते हैं, कार सेवकों पे गोलियां चलाते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते हैं। आप कह रहे हैं कि राम को नहीं मानते। देखिए ना, छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय तो भूपेश बघेल ने तो कितना चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम तो राम के मामा हैं, राम हमारे भांजे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लोग राम को नहीं मानते हैं? मैंने क्या कहा, वो तो आदमी जब मरता है तो राम नाम सच्ची करके चलता है, जब वो कोई भी हो। ये तो समझ लीजिए, जब आदमी को डूबने लगता है तो राम राम ही करता है। वो डूबते हुए किसी राम राम कर रहे, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि राम राम करें, हम तो बोलते हैं कि हम जैसे अब ये बता रहे हैं आपको, जो हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग नारे लग के आ गए बीजेपी वाले, जैसे लोगों का एक वो बन गया कि जैसे बोलते बीजेपी वाले आ गए। अरे भैया, आप जय श्री राम बोल लो, बीजेपी वाले कि आप लोग भी हो जाओ। लेकिन ये लोग नहीं, लोग हमारा ही मजाक बनाते हैं कि आ गए यहाँ भाजपा वाले जय श्री राम बोले, भाजपा। चलो ठीक है, वो तो रीता जी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस बार राम के नाम पर आप वोट बटोरने के लिए निकले हैं, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इधर जी, मैंने कहा हम शुरू से लेकर आज तक राम जी के साथ है, राम जी हमारे साथ है। हाँ। और हम राम को तो कभी छोड़े ही नहीं, तो जो राम के नाम पे नहीं, लेकिन रामलला ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में तो आप राम की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जाके कभी आपको हनुमान भी याद आ जाते हैं। कर्नाटक में जाते हैं तो हनुमान याद आ जाते हैं आपको। देखिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से आप तय करते हैं कि कौन से भगवान को हमें याद करना है।
ऋषु जी, राम से हनुमान अलग कहाँ है, शंकर अलग कहाँ है? ये तो सब एक ही है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसको कैसे आप अलग कर सकते हैं? राम जी से हनुमान को अलग हो सकते हैं कभी? कभी नहीं हो सकते। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, ये अलग हो ही नहीं सकते। अगर हम हनुमान जी की जय बोलते हैं तो राम जी की जय उसमें अपने आप होती है, राम जी की बोलते हैं तो हनुमान जी की होती है। माँ जानकी का नाम क्यों नहीं निकलता है फिर? माँ जानकी का भी तो आना चाहिए ना। ऋषु जी, श्री किसको कहते हैं? श्री लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी को कहते हैं, बिल्कुल। सिया राम। हाँ, नहीं, श्री किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं ना। ठीक है, श्री लक्ष्मी, ठीक है, सीता लेकिन आप जय सिया राम भी बोलते हैं, सीता। लेकिन एक चीज ये भी है ना अनीता अग्रवाल जी, एक चीज ये भी है ना, लिखा हुआ है, सब कहते हैं कि हम राम को लाएंगे। राम गए कहाँ थे जो उनको लाने की जरूरत है? लाना है तो माँ सीता को लेकर आइए ना, गई तो माँ सीता थी। देखिए, जहाँ राम है, राम सीता कभी अलग नहीं है, जय सिया राम ही बोलते हैं। और अरे राम तो कभी कहीं गए नहीं ना, राम तो कभी कहीं गए नहीं। नीरज जैन जी, आप सहमत हैं मेरी बातों से या नहीं, ये बता दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा ठीक है, एक सेकंड मुझे सुनने दीजिए। नीरज जैन जी, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो राम को लाएंगे, आज मान लो कोई मुस्लिम घर पे लाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी को अपने घर पे लाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते। प्राण ठीक है, बाकी लोगों को भी सुनने दीजिए, बाकी लोगों को भी सुनने दीजिए, बाकी लोगों को भी थोड़ा गुणगान करने दीजिए ना। अनीता अग्रवाल जी या सारा आप ही कर लेंगे? नीरज जैन जी। जी, अनीता जी तो बाल आयोग की एक सदस्य है और हमारी बहुत अच्छे मित्र हैं, परिवार की हैं, बहुत अच्छी बात करी है। अनीता जी, मैं एक बात बता दूं, देखिए ये जो 24 का इस देश के हर आदमी को मालूम, पढ़े लिखे को, कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आपका ये बात कहना कभी कभी बचकाना सा लगता है कि हम मंदिर को नहीं लेके आए। देखिए, मंदिर निर्माण पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इस सच्चे कोई नकार नहीं सकता। और अभी आपने डिबेट पे आने से पहले भी आप कहेंगे इसके बाद, निर्माण के बाद इसी मंदिर को कैश कराने के लिए जाएंगे, जैसे एनकैशमेंट होता है ना, जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या मंदिर निर्माण से इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या देश की जीडीपी सुधर जाएगी? ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये जो अभी, जैसे कई अभी बिल आ रहे हैं, अब बहुत चीजें होती रहेंगी, पॉलिटिकली होना चाहिए, हर राजनीतिक दल को अपनी चीजें लानी चाहिए। लेकिन राम जो है, राम सबके हैं, जन जन के हैं, सब जगह थे। आप लाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, आप राम को ले आइए, कोई रावण को ले आए, सब कुछ है। मैं भी आपको ऋषि जी बताऊं, मैं अभी श्रीलंका गया था कॉन्फ्रेंस में जी सर, यूनिवर्सिटी की। श्रीलंका में मैंने पूरे श्रीलंका को ढूंढा, 2,16,00,000 की आबादी का वो देश। कोलंबो से गया तो चलो भाई मंदिर देखें, पूरे श्रीलंका में एक मंदिर नहीं मिला। हर किलोमीटर पे बुद्ध भगवान का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था। फिर हम अशोक वाटिका गए, बड़ी ऊंचाई पे था, 110 किलोमीटर दूर है वहां से। तो वहाँ खाली एक वो बना हुआ है, चबूतरा सा बना हुआ है, और अगरबत्ती की खुशबू जलती आती है, और इसको कहते हैं अशोक वाटिका है। और लंका जो बताया कि वो रावण का जो स्थान था वो गुफा में था, गुफा का टाइम बंद हो गया था, शाम को बंद हो जाती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो चीज विश्वव्यापी है, जगत व्यापी है, हमारे प्रभु राम, वो जहाँ पर माता सीता है, उस बार एक बार अनीता, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाकर के उसको देख के आइए श्रीलंका को, तो हम भगवान को हम वहां पर भी स्थापित करें, सत्य करें, क्योंकि राम भगवान है हमारी, राम हमारी आस्था है जन जन, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंडा ऐसे ही चलेगा। और अभी ये भी यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस भी निकाल रही है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। और हमाम में सब रंगे हैं, सब अपने आप को ईमानदार बताते हैं, ये बात ठीक है। शिव कुमार दुबे जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अनीता अग्रवाल जी की बातों का आप यहाँ पर जवाब तो देंगे ही, लेकिन मैं सीटों पर भी आना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, और ऐसे में जो सीटें हैं उनका बंटवारा भी होना है। मध्य प्रदेश में क्योंकि क्या हालत हुई थी सपा की, अखिलेश भैया को किस तरीके से कह सकते हैं कि भगा दिया गया, ये तो अखिलेश भैया ने खुद दुखड़ा रोया था। अब ये बताइए कि कांग्रेस के साथ अपनी सीटें साझा करेंगे, और जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है, क्या आप तैयार हैं उतनी सीटें देने के लिए? नहीं, आपने एक शब्द शायद सही यूज नहीं किया, भगाया गया, ठीक है। जिससे ये राजनीति में सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है। अब देखिए, हमें तो पता नहीं, उन्होंने दुखड़ा रोया ना, वही आके मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता सर।
जो शब्द आपने यूज किया इस तरीके का दुखड़ा नहीं रोया, ठीक है, आपको शायद उस समय यही शब्द समझ में आया तो आपने उसका यूज किया, खैर। लेकिन इतना सत्य है कि कांग्रेस ने जो बोला था वो कांग्रेस उससे पीछे हट गई और जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को ज्यादा नहीं तो कुछ तो भोगना ही पड़ा। खैर ये उस समय की बात थी। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के और भी राजनीतिक दल जो हैं, जहां पर जो सत्ता में है या मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, वो यही चाहते हैं कि जहां जिसकी भागीदारी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है या जिसका प्रभुत्व ज्यादा है, वहां वही डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस के साथ कितना क्या सीट शेयरिंग होना चाहिए। और इसमें शायद बुरा भी नहीं, क्योंकि अगर आज है समाजवादी पार्टी ऐसा बोले कि भाई हमें कर्नाटका में आप अपनी सीटें दे दीजिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हमें मना ही करेगी। तो ठीक वही पैटर्न हम उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी स्थिति है उसके हिसाब से ही हम सीट कांग्रेस के साथ शेयरिंग करेंगे और इसमें कहीं कोई मतभेद समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है। चलिए ठीक है, आप यहाँ मतभेद को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा यहाँ पर ये भी है प्रदीप सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर सीएम के फेस को लेकर बात की जाए तो सीएम का फेस कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी ने हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाया, नीतीश कुमार की नाराजगी भी हमने देखी कि किस तरीके से नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, लालू यादव की नाराजगी भी सामने आई, शरद पवार ने भी इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। तो इस तरीके से कैसे चलेगा भला? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने तमाम तरीके की बात की, हमारी बड़ी बहन है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं और आपसे भी और पूरा देश जानना चाहता है कि प्रभु हनुमान जी की जाति पूछने वाले लोग सवाल करते हैं लोगों से, माता सीता को टेस्ट्यूब बेबी बताने वाले लोगों से सवाल करते हैं, और इस तरह के तमाम बयान प्रभु श्री राम को लेकर के, माता सीता को लेकर के और प्रभु हनुमान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अलायंस पार्टियों द्वारा आ चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अलायंस की बात कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये अलायंस लोकतांत्रिक अलायंस है। हम एक राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दिखेगा हमारे 30 नेतृत्व आपस में बैठ करके सीट शेयरिंग के फार्मूले, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इन सारी चीजों के साथ आपके बीच होंगे और आप सबसे पहला चैनल होंगे जिससे ये बात बताई जाएगी। और जहां तक पीएम फेस की बात रही, आप बताइए, इस देश में इंडिया शाइनिंग चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक मुखर चेहरा था हमें देश के सामने था। तब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए 1 आया था, तब भी हमारे पास पीएम का चेहरा नहीं था। और कई बार ऐसी बात, आप जनता पार्टी की सरकार थी तब भी देश ने पीएम का चेहरा नहीं देखा था। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर पीएम फेस नहीं रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले लीजिए, योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो ये योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेहरे से क्या, मनोज सिन्हा जी तो बेचारे मंदिर घूम के पूजा करते करते लास्ट में आ गए और योगी जी लगा के रेवान कस्बा यहाँ खड़े मिल गए और उन्होंने कहा कि हम तो 3 कपड़े लेके पहुंचे थे और जगह समझदार करने यहाँ चले आए। ये सारी चीजें नहीं है। निश्चित तौर पर आपकी बात, जो गठबंधन जीतेगा उनके सांसद सदस्य मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और वो देश का प्रधानमंत्री होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश पूछ रहा है कि देश में बुलेट ट्रेन कब आएगी। 2 करोड़ सालाना रोजगार पर नौजवान बार बार रोजगार की बात कर रहा है। हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहने हुए वो यात्री ये देश देखना चाहता है। सड़कों पे गड्ढा मुक्त देखना चाहता है। और किसान जब सवाल करता है कि हमें आतंकवादी कहते हैं आप, हमें देशद्रोही कहते हैं आप, और हमारे सीने पर आपका गुंडा गृह राज्य मंत्री गाड़ी चढ़ा देता है, उस समय मोदी जी मौन क्यों रहते? ये सवाल देश पूछना चाहता है। जब आप पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो मणिपुर से लेकर जहाँ तक चाहे साउथ की बात हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हो, हर जगह का किसान अपने मूल्य मांग रहा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, महिला अपने अदमत की बात कर रही है। इसलिए कर रही है कि आप कोशिश सेकंड से खड़े नजर आते हो। ठीक है, मुझे लगता है गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल अभी किया है प्रदीप सिंह जी ने, अनीता अग्रवाल जी, आपको जरूर इस पर कुछ ना कुछ बोलना होगा।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग खुद इनके समय में आपने अच्छी तरह देखा होगा, एक समय इन्हीं की सरकार थी जब तंदूर कांड होता था, और इन्हीं की सरकार थी जो कि सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाती थी। कश्मीर समस्या इनकी दी हुई है। आतंकवादी आप देखिए, हम लोग कहीं जाते थे, जब किसी ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, तो कहते थे यार संभल के बैठना, कोई भी चीज को मत छूना। आज आतंकवादी का भय कहीं नजर आ रहा है? मंदिर में आप जाइए, हर जगह आतंकवाद का भय किसने बढ़ाया था? ये बताइए, जो खुद इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों के मैम, कश्मीर में, वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर में राजौरी में अभी 4 जवान शहीद हुए हैं। देखिए, वहाँ पे सीमा पे तो जवान आए दिन शहीद लड़ते हैं, तो होते आए दिन क्या मतलब है? मतलब आए दिन नहीं कहा मैंने, आए दिन नहीं कहा मैंने, कहा जम्मू कश्मीर में ऐसी समस्या वह जो इन्हीं की पैदा की हुई है, जहाँ पे ऐसे होते हैं, और आज उस समस्या को सुधारा। सर, ये हंसने की बात नहीं है प्रदीप सिंह जी, गंभीरता से लीजिए। हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, मैंने सवाल उठाया है, लेकिन ये मुस्कुराने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। ये गंभीर विषय है और इस पर मैं जवाब दे रही हूँ अनिता अग्रवाल को निकालने वाली कौन सी सरकार थी? और इनका नासूर है, इनका नासूर पैदा किया हुआ है कांग्रेस का, और इसीलिए कांग्रेस को कांग्रेस भूल कहना चाह रहे हैं। इसीलिए कभी कांग्रेस की सारी डर है। चलो, मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है कि जब आप अपने शब्दों का चयन करें तो थोड़ा सोच समझकर बोलें कि किसके लिए कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राम के नाम पर लोकसभा में बीजेपी मांगेगी वोट, तो न्याय यात्रा की शुरुआत करने निकल चले हैं इस दौरान राहुल गांधी, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले नीरज जैन जी, जिस तरीके से पीएम फेस को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के पास सबसे मजबूत नेता तो ममता बनर्जी हैं, लेकिन उनका नाम कोई आगे नहीं बढ़ा रहा। लेकिन टीएमसी के सामने क्या असमंजस है, वो तो उनका नाम प्रस्तावित कर ही सकती है। देखिए रेशु जी, इस वक्त स्थितियां दूसरी हैं। हम खाली पीएम चेहरा लेके बताएं, 28 दल मिलकर के ये जो 26-28 दल के इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया बनाम जो है भाजपा की लड़ाई नहीं है, इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है। पहले तो इसको थोड़ा सुधार कर लो। वो 36 दल इकट्ठा है, जहाँ तमाम दल होते हैं वहाँ खटपट होती है। एक चीज ये कि देखिए, पीएम का चेहरा अभी से बता के चलना, जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, हम समझते हैं कतई उचित नहीं है। हर राजनीतिक दल अपना जब जीत करके आएगा, उसके बाद अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक लीडर चुनेगा, उनकी जो कंबाइन, यही दिस इज हमारा लीगल प्रोसेस यही है, लेजिस्लेशन की यही खूबसूरती है। उसके बाद नेता चुना जाता है, तो इस पर तो बहस नहीं करेंगे। लेकिन मैं अनीता से और प्रदीप जी से दोनों से कुछ बातें ये शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आतंकवाद को अगर आप जानिए, देखिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी जब स्वर्ण मंदिर वाला मैटर था। एक मिनट, कभी आप स्वर्ण मंदिर के उसमें जाओ, अनीता तो जाती है अक्सर, एक बार ऊपर आप गैलरी में जाइए, वहाँ आप देखेंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियां चलाई थी, सरदार देव सिंह वगैरह, उसको अमर शहीद का लिखा हुआ अमर शहीद। अच्छा, दूसरी चीज, जब इसकी आपकी सरकार थी, एक निश्चित सरकार थी जिसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, सबसे पहले आतंकवादियों को छोड़ने जसवंत सिन्हा और अडवाणी जी गए थे। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का किडनैप कर लिया गया था, और इसी पे एक पिक्चर आई थी, अंत याद होगा आपको, रोजा पिक्चर इसी पे बनी थी। तो इसलिए ये कहना, हर व्यक्ति ऐसा कि एक दूसरे पे आरोप लगाना, वो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा, ये आतंकवाद को प्रश्रय देना, ये बहुत बेवकूफी और बेईमानी है। कोई ईमानदार राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। ये सब जिस चीज को करा सकते हैं, जनता की भावनाओं को हम आगे बढ़े, वो इनका एक मकसद सारे राजनीतिक दलों का यही है, ठीक है। ये हमारा मानना है। तो हम किसी के ऊपर आरोप न लगा के ये देखें कि क्या राम मंदिर को हम लोकसभा में मुद्दा बना करके या जनता के बीच मुद्दा बना करके हम देश हित कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं, एक से एक बड़ी समस्या हमारे पास है। आज की डेट में रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले 83 रुपए कुछ पैसे चला गया, 1.5 रुपया बढ़ गया है। तो ऐसे मुद्दे हैं,
सारे दल एक से हैं। और ये रही बात सपा की, तो रेशु जी एक चीज याद रखिए, हर स्टेट में हर आदमी, ये बात सही है कि सपा भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी दल है, उत्तर प्रदेश में बड़ा मजबूत दल है, लेकिन सपा भी कोई भी दल इस गलतफहमी में न रहे कि वो अपने बूते भाजपा को हरा पाएगा। भाजपा का समझिए ग्रास रूट लेवल इतना मजबूत है हर स्तर से, उसको हराने के लिए आपके नेताओं को अहंकार को त्यागना पड़ेगा। और जिस प्रकार की टिप्पणी बराबर एक समन्वय ब्राह्मण को बेइज्जत करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जैसा शिवपाल जी ने सबसे पहले और स्वामी प्रसाद मौर्य ही छोड़िए ना सर, आप देखिए कि डीएमके के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि ये गोमूत्र राज्य है। कभी हिंदी भाषी राज्य वालों को कहा जाता है, यूपी और बिहार वालों को, कि ये लोग तो हमारे यहाँ का टॉयलेट साफ करते हैं जो हिंदी में बोलते हैं। तो सर उसका खामियाजा तो गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा ना लोकसभा में कहीं ना कहीं। कोई देखिए, सब अपनी अपनी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सब सारे बैटल फील्ड में हैं और युद्ध क्षेत्र में सारे सामने वाले शत्रु होते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन को मानिए चाहे एनडीए को मानिए, और हर आदमी जो अच्छी बैटिंग करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन अकेले कभी कोई भी शेर नहीं बन पाएगा। आपको सबको मिलकर चलना पड़ेगा, ढाढ़स बना के चलना पड़ेगा। ये जान लीजिए कि भाजपा एक बहुत मजबूत आपके सामने है और मंदिर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, सारे मुद्दे कहीं बौने न हो जाए। बिल्कुल। और देखिए ये मुद्दा तो इतनी तेजी से चल रहा है नीरज जैन जी, मैं अभी 3-4 दिन पहले का ही जो वाकया है वो आपके सामने रखना भी चाहूंगी, आप सभी के सामने। गाजियाबाद में मैं एक कॉलेज के अंदर गई थी, तो वहां पर कुछ बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, मतलब कॉलेज में मतलब राम के नाम का नारा लगाया जा रहा है। तो बच्चों ने कहा कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे कि वो बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मतलब पढ़ने पर ध्यान नहीं है, राम ही उद्धार करेंगे, ये मानसिकता बच्चों के अंदर भी बैठती हुई जा रही है। ठीक है, राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं राम, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि राम के भरोसे, राम के नाम पर हम बच्चों को क्या कुछ दे रहे हैं, हम जनता को क्या कुछ दे रहे हैं। अनीता अग्रवाल जी, एक मिनट। सबसे पहले नीरज भाई का जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि अटल जी की जब सरकार थी तो आतंकवादी को छोड़ने के लिए, तो उसमें पूरी बैठक हुई थी और उसमें विपक्ष को भी बुलाया गया था, पक्ष तो उसमें सार्वजनिक निर्णय हुआ था कि ऐसा कर दिया जाए, अकेले अटल जी का निर्णय नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने कहा स्कूल में जय श्री राम, तो एक चीज बताइए, हमने एक समय में पढ़ा था गा से गणेश, फिर हुआ गा से गमला, फिर हुआ गा से गधा। ये क्या मतलब है, आप खुद सोचिए। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पूर्वज एक पहले किताब हुआ करती थी जब हम पढ़ते थे, और आज उसको धीरे उसको गैप कर दिया गया। आप इस संस्कार और भारत के अंदर संस्कार और संस्कृति को छोड़कर आप कहाँ चल देंगे। अगर किसी बच्चे ने जय श्री राम कहा तो जय श्री राम कहना बुरी बात तो नहीं है। एग्जाम से पहले बच्चे किताबें पढ़ते हैं, हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी की किताब पढ़ेंगे, अंग्रेजी का एग्जाम है तो अंग्रेजी की किताबें पढ़ेंगे, तब परीक्षा हॉल में जाएंगे, या फिर बस श्री राम का नारा देकर वो परीक्षा में सब कुछ लिखाएंगे। इस चीज पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोग मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है मैडम, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। हम भी ईश्वर का ध्यान करके जाते थे, जब हम भी ईश्वर का ध्यान करके जाते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं मैम, चीजें बदली हैं, उस चीजों को आपको समझना होगा, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। बदली नहीं है। ठीक है, शिव कुमार दुबे जी, गाँव में सब राम राम कहा करते थे, उठो भाई राम राम, जहाँ आते अरे अभी भी करते हैं राम राम, अभी भी करते हैं, हम भी अपने बड़ों को राम राम करते हैं, कोई भी मिल जाता है उसको राम राम करते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किताबें तो उनको पढ़नी चाहिए ना, या किताबों में आंसर शीट में भी वो राम राम ही लिखकर आएंगे क्या, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आप चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ठीक है मैम, मैं आऊंगी आपके पास, बाकी लोगों को भी मौका देना है। शिव कुमार दुबे जी, बोलते हैं नहीं, इस चीज में मैं आपसे एकदम अगेंस्ट में हूँ। निश्चित तौर पर अगर वो जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोले, जय श्री कृष्णा बोले, राधा माता बोले, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश में अगर वो नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके बोलेंगे? वो एग्जाम का सेंटर हो या कुछ भी हो, यदि ये उनकी वो बात है। अगर ये इस बात को अगर आप इतने बड़े इस
जैसे न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर रखेंगी तो ये बहुत ही निंदनीय है। आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं शिव कुमार दुबे जी, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने कहा क्या, आप उस बात को नहीं समझे। मैंने कहा कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से बाहर इकट्ठे होकर बच्चों का पूरा गुट राम के नाम के नारे लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो बच्चे हैं उनको किताबें पढ़नी चाहिए उस वक्त, उसके बाद जाके, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या सिर्फ राम के नाम के नारे लगा के वो आंसर नहीं खाएंगे वहां पर? हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना। ठीक है नीरज जैन जी, लेकिन ये नीरज जैन जी आप वहाँ कंटेंट पे, और जैसा कि नीरज जैन जी ने भी बोला कि हमें वहाँ मंदिर नहीं मिले, नीरज जैन जी अगर श्रीलंका में मंदिर नहीं मिले, ठीक है आखिरी प्रतिक्रिया नीरज जैन जी, आप सहमत हैं कि नहीं? एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप समझे ना, ये वहाँ की आप अगर यहाँ, अरे ठीक है सर सुनने दीजिए ना। नीरज जैन जी आप सहमत हैं इस बात से या नहीं? क्या अमेरिका में मंदिर मिलेंगे? अरे शिव कुमार दुबे जी रुक जाइए, सुन लीजिए। इस चीज को धार्मिक रहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसका बेनिफिट लेकर, अरे ठीक है रुक जाइए ना, सुन लीजिए। एक इंजेक्शन के जरिए और ये इमोशनल अरे शिव कुमार जी सुन लीजिए, अब आप अगर प्रश्न ना समझ पाए, बातों को ना समझ पाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? आप उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप बातों को नहीं समझ पा रहे तो ये आपके ज्ञान की कमी है, मेरे ज्ञान की कमी नहीं है। ये आपके ज्ञान की कमी है सर, मेरे ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक है? मैं भी राम को उतना ही मानती हूँ और मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि हम हर वक्त भगवान राम का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये भी तो सिखाएंगे ना कि जब एग्जाम का टाइम है तो कम से कम पेपर की तैयारी करिए। वहां पर तो सिर्फ राम नाम लिखकर काम नहीं चलेगा ना एग्जाम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।